Bricks, Bits and Bonds, Class 12, first chapter. This is very easy and very important chapter. Hi, this is Suman Kadamwal. I am history tutor. Welcome to Social School. आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड दिस चैप्टर और मुझे पूरा यकीन है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप हर क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये चैप्टर जो हमें ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि किस तरीके से इनकी प्लान्ड सिटियाँ थी, किस तरीके से इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, किस तरीके का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था. तो ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर से पता चल जाएंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पर स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बेस के बारे में पता होना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड क्या था, कब ये स्टार्ट हुई, कब ये मेच्योर हुई, कब ये डिक्लाइन हुई. तो इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं. इसका टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट फेज है इसका, जिसे प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, वो है 3000 टू 2600. एंड सेकेंड जो फेज है सर जिसे मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, वो है 2600 टू 1900. एंड पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 1900 से आगे. ओके ये रहा इसका टाइम पीरियड. अब आगे बात करते हैं कि इसके बारे में हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसने दी. ये सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन हमें दी चार्ल्स मैसन ने. चार्ल्स मैसन जो हैं 1826 में इन्होंने हमें बताया, जो ASI को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर जो वेस्ट इंडिया है, यहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन पनपी है और कोई ना कोई सिविलाइजेशन यहाँ पर मौजूद थी पहले. तो यहाँ पर खुदाई होनी चाहिए. लेकिन वहाँ पर इतना कुछ खास तब काम नहीं हुआ. फिर कनिंघम आते हैं जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ASI के. ASI की फुल फॉर्म होती है एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो उसके गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट थे इंडिया के. तो जब हमारे देश में ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई और ट्रैक बिछाए जा रहे थे उसके लिए, तो यहाँ पर खुदाई की गई. तो वहाँ भी कुछ यूटेंसिल्स वगैरह सब वहाँ से निकले, मृदभांड निकले. तो इससे उन्हें भी आइडिया हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई तो सिविलाइजेशन रही है. ऐसे ही करते करते 1920 का टाइम पीरियड आता है और जॉन मार्शल के अंडर में यहाँ पर खुदाई की जाती है. तो आइए चलते हैं हम अपनी PPT के ऊपर, जिसके अंदर इसकी खोज, इसकी सब चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. सबसे पहले बात करते हैं हम ओल्ड इल्यूजन के बारे में. ओल्ड इल्यूजन जो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा दी गई थी. द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया believed India history originated exclusively with the first city flourishing in the Ganga Valley. इनका ये मानना था कि इंडिया की जो प्राचीन एक सभ्यता है वो कहाँ फ्लोरिश हुई, वो गंगा वैली में फ्लोरिश हुई. ऐसा इनका इल्यूजन था और ये इल्यूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसे आपको लर्न कर लेना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है इसको पूछा जाए. तो आगे बात आती है अब इसकी खोज के बारे में, किसके अंडर में इसकी खोज हुई. Under the leadership of Sir John Marshall, Dayaram Sahani and Rakhaldas Banerjee, excavation at Harappan and Mohenjo-daro settled. इन्होंने क्या किया, जो जॉन मार्शल थे इनके अंडर में दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की. पहला क्षेत्र था हड़प्पा का. तो जॉन मार्शल ने इसका नामकरण कर दिया कि इसका नाम रख देते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन. फिर आगे 1922 में दयाराम राखलदास बनर्जी आते हैं और वो मोहनजोदाड़ो की खोज कर देते हैं. तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत करने का श्रेय जो है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी और जॉन मार्शल जी को जाता है. तो आगे चलते हैं. आगे फिर ये और भी इसके क्षेत्र जो खोजे गए, जो मैंने यहाँ पर मैप में मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि हड़प्पा और जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है. और इंडिया में कुछ क्षेत्र जैसे राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, चंदूदड़ो, ये सब क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं. कोट दीजी और आगे भी खोज की जा रही है. आगे भी और अन्य इसके क्षेत्रों की आने की उम्मीद है कि और भी उत्खनन होकर हमें और भी नई नॉलेज हमें मिलने वाली है. अब बात करते हैं यहाँ पर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इस सिविलाइजेशन के बारे में इतनी ज़्यादा खोजबीन क्यों हो रही है, ऐसा भी क्या था वहाँ पर. ये था यहाँ पर जो इनका प्लान, बिल्कुल प्लान सिविलाइजेशन थी. ये प्लान इनके हाउसेस थे, प्लान इनकी सड़कें, रोड थी. तो जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि
ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट राइट एंगल, कि इनकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को एग्जैक्टली राइट एंगल से काटती थी। इसी तरीके से इनके जो हाउसेस हैं वो बिल्ड अलोंग दैम इन अ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड अर्बन प्लान, कि बिल्कुल हाईली स्टैंडर्डाइज्ड अर्बन प्लान की तरीके से इनके हाउसेस बने हुए थे, जो देखने लायक है, जो हमें ये सोचे मजबूर कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्या उस टाइम पे था। ना ही यहाँ पर ऐसा कोई राजा देखने को मिलता है जिसके अंडर में सारी जो टेक्निक वाला डेवलप हुई, ऐसा भी कुछ नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद भी ये सिविलाइजेशन इतनी डेवलप थी। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। तो आगे बात करते हैं इसकी हड़प्पन सिटीज़ के बारे में। इसकी सिटियाँ जो थी, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसका जो समाज था वो दो पार्ट में बटा हुआ था, एक सैटेडल एक लोअर। सैटेडल क्या था, उसे गढ़ कहा जाता है, लोअर टाउन को गढ़ी कहा जाता है। तो जो सैटेडल है वो क्या था, वो बड़े एरिया में था, नहीं सैटेडल था वो छोटे एरिया में था। इसमें क्या था, इसे पोश एरिया बोला जाता था। इसमें बड़े लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे। और यहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर वेट स्ट्रक्चर्स लाइकली यूटिलाइज फॉर स्पेशल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो कुछ यहाँ पर बिल्डिंग्स ऐसी भी मिली हैं, कुछ कि जो यूटिलाइज होते थे पब्लिक यूजेस के लिए, जैसे स्पेशल कुछ रिचुअल्स हो गए, जैसे मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में ऐसा हमें क्या मिला है, हमें एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जिसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या देखने को मिलती है, उसे वाटर प्रूफिंग की गई है, उसमें जिप्सम लगाकर। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। सेकेंड क्या है कि पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई थी, तो सैटेडल में देखने को मिलता है। अगला आता है हमारा जो लोअर टाउन है। लोअर टाउन जो था जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं सैनिटेशन। सैनिटेशन कैसा था वहाँ पर, ये लोग इतने ज़्यादा मतलब प्राइवेसी को भी फोकस करते थे। प्राइवेसी का एक एग्जांपल ये है, वो अपने घर के जो डोर थे ना, उन्होंने कभी भी सामने से नहीं लगवाए थे, उन्होंने साइड में लगाते थे, ताकि जैसे डोर ओपन हो तो सीधा उनके घर के अंदर तक का व्यू बाहर वाले को ना दिखे। वो प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते थे। सेकेंड, उनके जो हर घर में एवरी सिंगल हाउस फीचर इट्स ऑन प्राइवेट बाथरूम। सबके घर में अपने खुद के प्राइवेट बाथरूम हुआ करते थे। बाथरूम फ्लोर्स वर पावर्ड विद बेक, मतलब उनके जो पक्की हुई ईंटें थी उसके बने हुए थे उनके फर्श भी। एंड हाउसेस ड्रेन वर डायरेक्टली कनेक्टिंग थ्रू द वॉल टू द मेंटेन स्ट्रीट ड्रेन। जो इनके हाउसेस का ड्रेन था, यानी उनके जो बाथरूम था, उनके हाउस का जो भी वाटर ड्रेन होना था, वो वॉल के थ्रू, एक पाइप के थ्रू बाहर निकल के आता था। वो आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो कितना ज़्यादा इन्होंने टेक्निक के थ्रू अपने घर, अपने जो सिटी पूरी बनाई हुई थी। इनफैक्ट यहाँ तक देखने को मिला है कि इनकी सड़कों पर जगह जगह पर डस्टबिन देखने को मिले हैं, वहाँ पर चबूतरे बने हुए मिले हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर मार्केट लगती होगी और वहाँ पर ऊंचाई पर रखकर अपने सामान को बेचा जाता होगा। तो इस तरीके से ये और सड़कें भी पकी हुई मिली है, ऐसे नहीं कच्ची सड़कें, कहीं कहीं कच्ची सड़कें मिली हैं। जैसे कालीबंगा में कच्चे मिट्टी के घर भी बने मिले हैं, वहाँ पक्के मिट्टी के कम मिले हैं। लेकिन मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में ज़्यादातर पक्की ईंटों का, पक्की सड़कों का ही प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ के एग्रीकल्चर की। तो ये किस टाइप के जो है मतलब खेती क्या करते थे, वो वीट, बार्ले, लिंटन, चिकपी और सेसमे, इस टाइप की खेती वगैरह होती थी वहाँ पर। और मिल्ट का भी ये यूज़ करते थे, जो कि गुजरात साइड में सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर देखने को ये मिलती है कि राइस का यहाँ पर रेयर ही एग्रीकल्चर देखने को मिला है। और यहाँ पर जो कैटल्स हैं, कैटल्स में शिप, गॉट, बफेलो एंड पिग्स, इनका बहुत बड़ी तादाद में ये लोग पाला करते थे। बट यहाँ पर गाय देखने को नहीं मिलती है, रेयर ही तुक्के से मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पर गाय का जो डोमेस्टिक जो एज ए जो काव थी उसको यहाँ पर नहीं रखा जाता था। काव, धान, लोहा, इन सब की जो पॉपुलरिटी है हमें देखने को मिलेगी आगे आर्यन में। लेकिन जो ये है, ये कांस्य सभ्यता थी, तो यहाँ पर धातु में कांस्य का सबसे ज़्यादा देखने को मिला है यूज़। और यहाँ पर शेप का, गोट का और तुम्हारे बफेलो, पिग्स, इन सब का एनिमल्स में देखने को मिला है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी
कि फॉरेंसिक एविडेंस ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी हमें शहर में तो देखने को मिली, इनके समाज में इनइक्वालिटी आ चुकी थी, अमीर और गरीब का डिफरेंस यहाँ दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इनका दफनाने का तरीका था, जो बैरल सिस्टम था, उसमें भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जो नॉर्मल लोग थे, जो गरीब लोग थे, वहां पर क्या था कि जो बैरल सिस्टम था, एक पिट खोदा और उसमें बंदे को दफना दिया, नॉर्मल। लेकिन जो अमीर लोग होते थे वहां पर उनके साथ उनके डेली बेसिस की जो यूज करने की चीजें थी उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनरी गुड भी इसके साथ रखी हुई है और कुछ लग्जरी गुड्स भी जैसे गोल्ड ज्वेलरी वगैरह भी इसके साथ दफनाई गई हैं। तो ये क्या था, इन्हें ये बिलीव था कि आफ्टर लाइफ आएगा बंदा और वो अपनी जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आकर यूज़ करेगा। तो ये बिलीव भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो क्राफ्ट है, यहाँ पर क्राफ्ट किस टाइप का होता था और कौन उस क्राफ्ट के हब हुआ करते थे। अब जो चंदूदड़ो है, चंदूदड़ो इंडस्ट्रियल कोर हुआ करता था। किसका इंडस्ट्रियल कोर था? वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। किसके लिए था वो डिवोटेड? वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए था, यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन का वो हब हुआ करता था। आउटपुट इंक्लूड बीड्स मेकिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। यहाँ पर ज़्यादातर ये काम होते थे। एंड टेक्नोलॉजिकल हब कौन था? लोथल एंड धोलावीरा। क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये जो मोती होते हैं ना, उनमें ड्रिलिंग का काम सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ करता था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चंदूदड़ो में क्या हो रहा है, मेटल मेकिंग हो रही है, सील मेकिंग हो रही है, वेट मेकिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब नागेश और बालाकोट क्या थे? कोस्टल एरियाज थे। तो ये स्पेशलाइज्ड किस में थे? वो थे शैल से बने हुए ऑर्नामेंट में, शैल से बनी थिंग्स में। जैसे कि शैल से बनी बैंगल्स, वो वहाँ पे कटिंग होती थी, उनकी बैंगल्स बनती थी, उनको डेकोरेट किया जाता था। तो सब सारे काम जो है हमें नागेश्वर बालाकोट में देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं कि रॉ मटेरियल। अब ये क्राफ्ट वगैरह तो हो गया, इंडस्ट्रियल हब भी देख लिया हमने। अभी इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे? रॉ मटेरियल ये 3 टाइप के यूज़ करते थे। स्टोन यूज़ करते थे, मेटल यूज़ करते थे, अदर मटेरियल्स यूज़ करते थे। तो स्टोन में 3 टाइप के स्टोन्स यूज करते थे, एक सैटेटाइट, एक लैपिस लुजीली, एक जेस्पर। अब ये सैटेटाइट जो है हमें मिलता है साउथर्न राजस्थान एंड नॉर्थर्न गुजरात से देखने को मिलता है कि वहां से इसको इंपोर्ट करते थे। और लैपिस लुजीली ये सोरतुखई से आता था। जेस्पर जो है गुजरात से आता था। अब अदर जो मेटल्स हैं जैसे ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड हमें साउथ इंडिया से देखने को मिलता है, और जो ब्रॉन्ज है वो लोकल एरिया से देखने को मिलता है। एंड कॉपर खेतरी राजस्थान एंड ओमान से देखने को मिलता है। खेतरी जो है राजस्थान की, इसे तांबा नगरी भी बोला जाता है। तो यहाँ से तांबा भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले भी वहीं से तांबे का मंगाया करते थे। ओमान और जो बाहर का, ये बाहर से भी इनका कनेक्टिविटी थी, व्यापार इनका बाहर से भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता था। अफगानिस्तान से भी इनकी कनेक्टिविटी थी, वहां से वर्थ लाया करते थे। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा ये फ्लोरिस जो सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? द मैथमेटिक्स ऑफ ट्रेड की, ट्रेड के जो वेट बनाई गई थी, वेट करने के जो इन्होंने मेजरमेंट के जो टूल्स बनाए गए थे वो फ्रैक्शनली मैथमेटिकली और उस पर बेस्ड थे। यहाँ तक कि बाइनरी सिस्टम था यहाँ पर। द application, these smaller hyper accurate weight were likely utilized specifically फॉर वेटिंग हाई वैल्यू आइटम लाइक ज्वेलरी। अब ये क्या था स्पेसिफिकली, ये किस में यूज होते थे? लाइट ज्वेलरी में, यानी शॉर्ट जो उन्होंने वेट आइटम बनाए हुए थे, शॉर्ट वेट की जो यानी छोटे छोटे बांट बनाए हुए थे, उन्होंने जो वैल्यूएबल ज्वेलरी वगैरह थी उनको वेट करने के लिए बनाए हुए थे, उनको वजन करने के लिए बनाए हुए थे। अब आगे बात करते हैं इनकी स्क्रिप्ट्स की। इनकी स्क्रिप्ट्स जो है बहुत ही रहस्यमयी है, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। डिस्पाइट ग्लोबल एफर्ट nobody has been able to read it yet, यानी ग्लोबली एफर्ट लग चुके हैं लेकिन अभी तक इनकी स्क्रिप्ट्स को कोई पढ़ नहीं पाया है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इनकी स्क्रिप्ट्स की डायरेक्शन है राइट टू
लेफ्ट, इनके कैसे लिखी गई स्क्रिप्ट, राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। और इसके अंदर कितने हमें साइन देखने को मिलते हैं, 375 to 400 के आसपास हमें इसके अंदर पिक्टोग्राफिक साइंस देखने को मिलते हैं। अब बात आते हैं इसकी डिक्लाइन की, कि ये कैसे डिक्लाइन हुई, इतनी डेवलप जो ये सभ्यता थी अचानक से डिक्लाइन कैसे हो गई। कई बहुत सारे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। कोई कहता है कि क्लाइमेट एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया है, कोई कहता है टेक्टोनिक जो है इसकी वजह से हुआ है, कोई हाइड्रोलॉजिकली हाइड्रोलॉजिकली रीजंस देते हैं इसके डिस्ट्रॉय होने पर। तो यहाँ पर मैंने उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल में बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, यानी हीट ज़्यादा बढ़ गई होगी जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया और वो लोग वहाँ से चले गए, या वो जो सभ्यता है ख़त्म हो गई। सेकेंड में बोला जाता है कि यहाँ पर टेक्टोनिक, यानी जैसे कि अर्थक्वेक आ गया होगा, अर्थक्वेक आ गया तो ये लोग जो है इनकी सभ्यता खत्म हो गई। फिर हाइड्रोलॉजिकल, जैसे कि जो है रिवर है सूख गई होगी, या रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, या एक्सक्लूसिवली फ्लड आ गया होगा, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई होगी। ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सभ्यता हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है। लेकिन जो मोहनजोदाड़ो है उसके लिए, उसकी जब खोजा गया तो उसकी 7 जो इसकी परतें हैं पाई गई हैं, यानी वो 7 बार डिस्ट्रॉय हो और 7 बार दोबारा से डेवलप हुआ। और उसमें ये देखा गया है कि वो बाढ़ की वजह से ही बार बार बर्बाद हो रहा था, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे था। जैसे सिंधु नदी में बाढ़ आती थी तो मोहनजोदाड़ो जो था वो पूरा बर्बाद हो जाता था, लेकिन फिर से डेवलप होता था। तो ये देखने को मिलता है। तो ये था हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था। अब ये तो था पीपीटी। अब इससे एक्स्ट्रा में, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा से हमें बहुत बड़ा अन्नागार देखने को मिलता है। अन्नागार क्या था कि मतलब जैसे राशनिंग का है ना इस टाइम पे, ऐसा लगता है वहाँ पे कि वहाँ पे भी अन्नागार में इकट्ठा कर लिया जाता था, उसके बाद जब जरूरत होती थी उसको बांटा जाता था। वहाँ पे आटा पीसने के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। हमें वहाँ पर एक सेलखड़ी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिसके अंदर से जिसके गर्भ से एक पौधा अंकुरित हो रहा है, जिसे मार्शल जी ने कहा है कि ये प्रकृति देवी है। तो इससे हमें पता चलता है कि मातृ देवी की पूजा करते थे। ऐसे अदर हैंड पे जाते हैं मोहनजोदाड़ो से बहुत सबसे ज्यादा सील जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है, जिसमें एक सील मिली है जिस पर है पाशुपतिनाथ की मूर्ति है। पाशुपतिनाथ की मूर्ति में सबसे ज्यादा स्पेशल चीज क्या देखने को मिलती है कि उनके राइट हैंड पे एक बाघ, एक हाथी खड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड पे एक सांड और गैंडा, और सामने जो है 2 हिरन खड़े हुए हैं। तो वो जॉन मार्शल जी ने जब उस सील को देखा तो उन्होंने कहा भाई ये तो शिवा भगवान है, ये तो जो इंडिया में पूजे जाते हैं शिवा भगवान का प्रतीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि वो पूजा पाठ में भी बिलीव करते थे और शिवा भगवान को और मातृ देवी को पूजा करते थे। तो इस तरीके से हमें उनकी सामाजिक स्थिति, उनके जो सिटी प्लानिंग, उनके जो एग्रीकल्चर, उनका दफनाए जाने का सिस्टम, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर से पता चला। और मैंने पूरी कोशिश की है अपनी छोटी सी वीडियो में पूरी डिटेलिंग डालने की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आएगी और आपके सभी क्वेश्चन इस वीडियो से बन पाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।